ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात, इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या क्या कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए, इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि इन्होंने बोला भी कि इलेक्शन ही डेमोक्रेसी की पहचान होते हैं। जो मैं पॉइंट बोलूँ वो लिखिएगा। सेकंड पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या आता है एग्जाम में। गवर्नड बाई पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329, इसका कानून नंबर दे रखा है, यहाँ पे लॉ नंबर दे रखा है 324 से 329, पार्ट 15 में इसके बारे में दिया गया है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका ये चैप्टर है। हम लोग चैप्टर 15 में पढ़ते हैं इसके बारे में, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 to 4 ए तक मैंने आपको लाइन से पढ़ाया था। अब हम बीच में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इलेक्शन। और कौन सा चैप्टर है बेटा, याद रहेगा, 15 नंबर का चैप्टर है इलेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसके कानून बस इतने ही है जो आपको दिख रहे हैं, 324 से लेकर 329 तक, ठीक है। यानी इन्हीं कानूनों में हम इनके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। क्या है, जो ये इलेक्शन होते हैं ये 3 लेवल पे कराती है। 3 लेवल पे इलेक्शन कराने का काम किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। 3 जगह पे कहाँ कराती है, पहला इलेक्शन कराती है लोकसभा में, ठीक है, जो मैं ब्लू वाला अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। 3 लेवल है जहाँ पे इलेक्शन कराया जाता है। एक लोकसभा में कराया जाता है, दूसरा स्टेट असेंबलीज में इलेक्शन इसके जरिए कराया जाता है इलेक्शन कमीशन के जरिए, और लोकल बॉडीज में कौन कौन सी, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, उनका इलेक्शन भी कराया जाता है। ये बात अलग है कि इलेक्शन की बॉडीज भी बटी हुई है, हर लेवल पर अलग इलेक्शन की बॉडी कराती है, पर मेन बॉडी कौन सी जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है वो इलेक्शन कमीशन कहलाती है, ठीक है। देखो, ये पार्लियामेंट के सारे हाउसेज हो गए, ये स्टेट के सारे हाउसेज हो गए, और ये आपका लोकल बॉडीज यानी लोकल गवर्नमेंट होगी, इनके इलेक्शन भी होते हैं, ठीक है। सारे इलेक्शन होते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। मेन आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस वाले पॉइंट से आएगा, सेकंड वाले से सीधा क्वेश्चन आएगा, चैप्टर कौन सा है, पार्ट कौन सा है, या फिर आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहीं से हैं आपके। आगे बढ़े, अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन इलेक्शंस। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या बताता है हमको यहाँ पे, ठीक है, 324 से 329 में। तो भाई पहला क्या है, नोट डाउन कर लो आप ये पूरे के पूरे आर्टिकल एज इट इज। चाहो तो फोटो भी ले सकते हो, चाहो तो नोट भी कर सकते हो, वैसे ज्यादा है नहीं, लिख लो, छोटा छोटा बनाया मैंने पॉइंट, लिखोगे तो थोड़ा याद रह जाएगा एग्जाम में। आर्टिकल 324 बात करता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेसिकली वन वर्ड भी चाहे तो लिख सकते हो। इलेक्शन कमीशन जो सुपरिटेंडेंस नजर रखता है यानी इलेक्शन कराता है, वो कौन से लॉ के तहत कराता है, 324 के तहत। तो वन वर्ड अगर मैं बोलूं तो सुपरिटेंडेंस कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है, बस इतना अंडरलाइन कर लो, सुपरिटेंडेंस, चाहे तो पूरा लिख लो, चाहे तो सुपरिटेंडेंस पूरा लिख के सुपरिटेंडेंस अंडरलाइन कर लो। 324 में क्या दे रखा है, इलेक्शन कमीशन का ही ये जिम्मेदारी इलेक्शन कराना, ठीक है। अब आइए 325, नो डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्टोरल रोल्स। क्या बोलता है, इलेक्शन जो होगा उसमें किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का भेदभाव आप नहीं करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट इलेक्शन का कहाँ दे रखा है, इसका हेडिंग क्या हुई 325 की, डिस्क्रिमिनेशन ऑन इलेक्शन या ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इलेक्शन, कहाँ दे रखे हैं 325 में। तो क्या है बेटा, या पहले पढ़ा था आर्टिकल 15 में कि किसी को भी रेस, कलर, सेक्स, जेंडर, इसके बेसिस पे आप रोकेंगे नहीं, रिलीजन के बेसिस पे, वही सारे ग्राउंड्स यहाँ पर भी दिए हैं, ठीक है। तो ग्राउंड्स यहाँ पे इसलिए मैंने फिर से नहीं लिखा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। उसके बाद आता है 326 बात करता है इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इलेक्शन होंगे वोटिंग के तरीके पे, इलेक्शन होंगे बाय वोटिंग से इलेक्शन होंगे, और वोटिंग की एज होगी 18 साल, ये आप लिख लीजिए, वोटिंग की एज होगी 18 साल, और इलेक्शन होंगे कैसे, वोटिंग प्रोसेस से, यानी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, लिख सकते हैं आप, तो 326 में दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे दिया हुआ है 327 और 328 एक साथ। क्या है, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक इलेक्शन रिलेटेड लॉज। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट और सबसे क्रिप्स नोट है, आपके बड़े काम आएंगे, बड़े डिटेल नोट लेने से अच्छा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 327 बोलता है पार्लियामेंट की पावर के बारे में, 328 बोलता है लेजिस्लेचर की पावर के बारे में, कि इलेक्शन वो किस तरीके से कराएंगे या उनकी क्या पावर्स हैं, ठीक है। 327 किसका है बेटा, 327 पार्लियामेंट के इलेक्शन की पावर की बात करता है, और 328 स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन की पावर की बात करता है, उनके लॉज, उनके कानून बताता है। उसके बाद 329 भी लिख लो, एक साथ समझा देता हूँ, नोट डाउन कर लो। लेजिस्लेचर का मतलब लॉ बनाने वाली बॉडी, कानून बनाने वाली बॉडी, हो गया। 329 क्या बोलता है बेटा, देखो, पावर ऑन इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। कोर्ट यानी जुडिशरी, अंडरलाइन कर लेना, कोर्ट, ठीक है। कोर्ट यानी जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती है इलेक्शन के किसी भी मामले में,
यानी इलेक्शन कमीशन कोई भी इलेक्शन को लेकर फैसला ले सकती है, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन गलत भी फैसला लेगी तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी कोर्ट की कोई पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन के बीच में घुसने की। तो यहाँ पे एक पॉइंट एडिशनल लिख लो कि यहाँ से हमको ये बात पता चलती है कि इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, लिख लीजिए। तभी जो बॉडी इंडिपेंडेंट होती है उसमें कोई दूसरी बॉडी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, हो गया ये बेटा। सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने फैसले खुद लेती है, ऐसे इलेक्शन कमीशन भी अपने फैसले ले सकती है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता था। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में ईसीआई बोलते हैं, वो किस साल बनी, एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब आई इंडिया में, 1950 में आई। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आई तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, 324 में इसकी शुरुआत हुई, और साल कौन सा था, 1950 था। ठीक है, कंपोजिशन कौन कौन होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हेड होता है, और उसके बाद होते हैं अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, यहाँ लिख लेना टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, टू लिख लेना, 1 सीईसी एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। टोटल कितने हो गए, 2 + 1 3। टोटल लोग कितने होते हैं इसमें, हेड जो होते हैं वो 3 होते हैं, उन 3 में से 2 के ऊपर भी एक हेड होता है जिसको हम सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये है इसका कंपोजिशन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन 3 जो होते हैं वो ये हैं, 1 2 ये 3 हो गए टोटल मिलाकर। क्लियर। क्या काम करते हैं ये लोग, इलेक्शन कमीशन का मेनली काम क्या होता है, नीचे वाली लाइन पे लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन का आपने बताया इलेक्शन कराना काम होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं जो बोल रहा था वो यहाँ लिखा हुआ, और भी बहुत सारे काम इलेक्शन कमीशन कराती है, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, सुपरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज को सुपरवाइज, यानी जितनी भी पार्टीज हैं इंडिया के अंदर उन पे नजर रखना कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं करनी है। अगर कोई इलेक्शन को लेकर के लड़ाई होती है इलेक्शन होने के बाद, तो उसको सॉल्व करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एमसीसी भी बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को शॉर्ट में एमसीसी भी बोलते हैं। यानी कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन से 2 दिन पहले लगती है शहर में गांव देहात सब में आचार संहिता बोली जाती है, उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी इसमें आप क्या है, 2 दिन पहले कैंपेन नहीं कर सकते, रैली नहीं निकाल सकते, मतलब इलेक्शन से 1-2 दिन पहले चीजें रोक दी जाती हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि अब आप कैंपेन नहीं करोगे, घर घर जाके वोट नहीं मांगोगे, इस तरीके कुछ भी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। रिस्ट्रिक्शन लगा देना इस पे, पार्टीज पे, कि अब आप कुछ नहीं करोगे। तो इलेक्शन कमीशन ये सारे काम करती है जो आपके सामने लिखा है, पार्टी को समझाने का काम। एक चीज और लिख लो उसके आगे, मेन काम लिख लो, एक रह गया इसके अंदर, या शायद मैंने आगे लिखा हो, लेकिन यहाँ लिख लो आप, जो पार्टी होती है ना उनको सिंबल देने का काम भी ये करती है। जैसे आम आदमी पार्टी को झाड़ू किसने दिया, झाड़ू का निशान इन्होंने दिया है। मैं ये कह रहा था कि लिख लो कि सिंबल, इलेक्शन कमीशन ही सिंबल अलॉट करती है पार्टी को, तो अलॉटिंग ऑफ अ सिंबल टू अ पार्टी इज डन बाय इलेक्शन कमीशन। नहीं, सिंबल वो पार्टी खुद देती है अपना, भाई उसको वो सिंबल यूज करना है कि नहीं इसकी परमिशन ये देते हैं, ये चाहे तो सिंबल बदल सकते हैं। अब बीजेपी का क्या सिंबल है, कमल का फूल, कांग्रेस का क्या सिंबल है, तो ये सब जो सिंबल दिया तो खुद पार्टी ने है, लेकिन उसको सैंक्शन किसने किया, सैंक्शन किया इंडो ने, इलेक्शन कमीशन उसको फाइनल करती है। मान लो कोई 2 आदमी ने झाड़ू का दे दिया निशान, आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी वालों पे हमें भी झाड़ू चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अब ये लड़ाई होगी ना कि तुम्हारी झाड़ू या मेरी झाड़ू, तो उसमें डिसाइड कौन करेगा झाड़ू किसकी, वो भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। समझ रहे हो, इलेक्शन में 2 नेता हैं, दोनों एक सीट से इत्तेफाक से बराबर वोट आ गए, अब उसमें डिस्प्यूट कौन सेटल करेगा कि कौन जीता या कौन नहीं जीता, वो भी यही सेटल करेगा। इलेक्शन कमीशन का ये सारा काम होता है। ठीक है, अब आ गया टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इंडिया में कितने तरह के इलेक्शन होते हैं, आप देखिए इतने तरह के इलेक्शन होते हैं इंडिया के अंदर। एक होते हैं जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा वाले इलेक्शन, नोट डाउन कर लो हैंड टू हैंड, ये हर 5 साल पे होता है। ठीक है, पहले सुन लो जरा सा। उसके बाद होते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन, ठीक है, कौन से, स्टेट के असेंबली, स्टेट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होता है। देन उसके बाद होते हैं राज्यसभा के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन। लोकसभा वाले को जनरल इलेक्शन बोलते हैं क्योंकि पब्लिक के लिए होता है, राज्यसभा वाले को कोई जनरल इलेक्शन नहीं बोला जाता, उसको राज्यसभा इलेक्शन नहीं बोला जाता है। ये इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है एमएलएस का, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होता है एमपीज का, डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ एमपीज, इनडायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ एमएलएस। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ही कराती है, प्रेसिडेंट का भी। उसका तरीका बस अलग होता है, इलेक्ट्रो कोलाज, ये मैं भी बता दूंगा आपको। ठीक है, लोकल बॉडीज का इलेक्शन यानी पंचायत म्यूनसिपैलिटीज का भी इलेक्शन होता है, वो खुद पंचायत और म्यूनसिपैलिटी अपने इलेक्शन खुद कराती है, पर कराती है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ही है, यानी उनसे पूछ करिए, कराती है अपना सेपरेट है लेकिन उनसे भी बात करती है इस मामले में। ये जो बॉडी है ना, ये लास्ट वाली, ये अपने इलेक्शन खुद कराती है, इनको इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं होती, चाहे तो पूछ सकते हैं चाहे तो मना भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये पंचायत कहाँ दे रखा था बेटा, 73rd अमेंडमेंट में, याद है स्टार्टिंग में पढ़ा था, और ये 74th में दे रखा था। नोट डाउन कर लो, देन इलेक्टोरल कोलाज समझा लिया।
जजेस सेकंड वाला क्या? हाँ क्या बताऊँ? अरे ये जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे स्टेट में भी तो पार्लियामेंट होती है ना, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है। विधानसभा विधानसभा परिषद तो वो है पार्लियामेंट, सॉरी संसद है, पार्लियामेंट विधानसभा और विधान परिषद है आपकी ये नीचे वाली। हाँ ठीक है। ये बेसिकली जो सीएम वीएम चुने जाते हैं ना, ये उनके इलेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे पीएम चुने जाते हैं, यहाँ सीएम चुने जाते हैं वाले में। यहाँ पे डायरेक्ट एमएलए चुने जाते हैं। यहाँ पे कौन चुन, ये इलेक्टोरल कोलाज क्या होता है? हाँ, एमएलए को वोट डालते हैं हम लोग। मैं कल समझाता हूँ, ठीक है? जानबूझ के थोड़ा लंबा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन मैंने नोट कर, फिलहाल क्योंकि इसमें कुछ चीजें बची हैं उसको कंप्लीट करने दो। ये तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है, कल इसको एक्सप्लेन कर दो। फिलहाल सुन लो, इलेक्टोरल कोलाज क्या होता है, ये रह गया। इलेक्टोरल कोलाज वो जगह होती है, वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर सभी जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, और जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग वोट को वोट देंगे उनके नाम लिखे होते हैं। कौन लोग वोट देंगे और किसको वोट देना है, उसका नाम जिस एक कागज पे लिखा रहता है ना, वोटर लिस्ट टाइप की इलेक्टोरल। अब देखो, इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, और इसमें क्या टॉपिक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो मैंने बता दिया 18 साल वाला जो होता है, ये लिखा हुआ था। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में आर्टिकल लिख लो, यहाँ पे लिखा है तुम लोगों ने, ये लिखा तो है 326, ठीक तो है भाई। वोटिंग एज कहाँ दे रखी है, अगर एग्जाम में आता है तो वोटिंग एज 326 में, यहाँ लिख लो वोटिंग एज दे रखी है ये 18 साल, 326, ठीक है। अब ये देखो, टाइप्स ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, ये हो गया। इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया, देखो, डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वोटर रजिस्ट्रेशन, 1 मिनट सफरेज है, और क्या है इसमें, 1951 कोड ऑफ कंडक्ट, चैलेंजेस इन इंडियन इलेक्शन, इलेक्टोरल रिफॉर्म, कंक्लूजन। ये जो टॉपिक है आप, ये हम आधे कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन कुछ मैं एडिशनल पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग लिख तो पहले जरूरी है, ये कुछ एडिशनल इतने एग्जाम में पूछे नहीं। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, और ईसीआई, की पॉइंट्स अबाउट ईसीआई लिख लीजिएगा। सबसे पहला तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडीशन ऑफ सर्विस, तो अपॉइंट को अपॉइंट इलेक्शन और अदर मेंबर को रिमूव। कंडीशंस ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस में आपको कितना पैसा मिलेगा, अगर आपकी सैलरी क्या रहेगी, ठीक है, आपको गाड़ी मिलेगी कि बंगला मिलेगा कि, ठीक है, इलेक्शन का क्या क्या चीज़ प्रेसिडेंट डिसाइड क्या करिए एग्जाम के बाद, पॉइंट लिखिए आप। पॉइंट लिखिए, एक ऐसी बॉडी अगर एग्जाम में आती, मैंने बता दिया कौन कौन होता है इसमें, मल्टी मेंबर, एक से ज्यादा लोगों को क्या बोले, कौन होता है, एक सीट होता है प्लस टू इलेक्शन का है, तो हम बोलते हैं मल्टी मेंबर। एक पॉइंट लिखिए, उसके बाद नोट डाउन करिए, नो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, नो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन आर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन आर प्रिस्क्राइब्ड, क्वालिफिकेशन क्या हो गया, इलेक्शन करने के लिए का कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन आपको, क्या कोई एग्जाम निकालना पड़ेगा, नहीं, आपका अभी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन, यानी कोई भी पढ़ा लिखा आदमी आपका टेन्योर एंड सैलरी का पॉइंट, टेन्योर साल के लिए, टेन्योर कितना है बेटा, यस, और टू या फिर 65, वो फिर मैं समझा रहा हूँ क्या मतलब है। पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ सारे, आप एक पॉइंट लिखो, ये पॉइंट
हो सकता है कि नहीं, मतलब एक बार आ जाओ, एक बार इलेक्शन ऑफिस में एक बार अगर आपका इलेक्शन हो गया है, ठीक है, क्या मतलब अगर आप एक बार इलेक्शन कमीशन बन गए, क्या फिर से चीफ इलेक्शन कमीशन अप्लाई कर सकते हैं? आंसर देखो किसके लिए, अगर आप मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन फिर से उसका जो मेन है इलेक्शन, लेकिन ये पॉइंट, ये पॉइंट वो लोग होते हैं ना, इनका ये अपॉइंटमेंट हो सकता है क्या, इनका नहीं, इनका ये अपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर फिर से अपनी पोस्ट पे या फिर इस बड़ी वाली पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीपी साहब ना इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं ना ही वापस इसी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, ये भाई साहब अपनी अप्लाई कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट। अगला पॉइंट, रेजिग्नेशन किसे देंगे, देखो जिसने अपॉइंट किया उसी को रेजिग्नेशन, अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, और रिजाइन करेंगे तो किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को ही करेंगे। और रिमूवल की बात कर लें, रिमूवल अगर इनको हटाना होगा तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या इलेक्शन को हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, पहली बात तो कौन हटाएगा उनको, तो उनको हटाएगा कौन, जाहिर सी बात है ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मैं बोलूँ लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, लेकिन इसको लिखने के बजाय आप क्या लिखे, सेम एज जज, सेम एज जज, इनको कैसे हटाया जाता है, जैसे इंडिया के जज को फिर मुझ जज होता है, तो अगर जैसे हटाया जाता है सेम उस तरीके से इनको, ठीक है। अब हमने जज वाला चैप्टर तो पढ़ा नहीं, जज को कैसे हटाया जाता है वो मैं आपको कल वाली क्लास, इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, उसको जब मैं पढ़ाऊंगा समझ जाए ना इनको भी वैसे ही हटा, ठीक है। बट मैं कल बताऊँ, टाइम के चलते चीजें स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट जो एग्जाम में आएंगे वो लिख, कौन रिजाइन करवाएगा, किसको रिजाइन देगा, कौन अपॉइंट करेगा, रीअपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा, सारे पॉइंट मैंने, दो पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, फर्स्ट कौन है, पहले सबसे पहले का नाम कौन है, देखो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाए ना, या पहले इसी आ जाए, पहले दोनों पोस्ट एक ही होती थी, समझ लो, दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों का आंसर सेम, दोनों का आंसर सेम है, पहले एक ही पोस्ट हुआ करती थी, पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, बाद में ये मल्टी मेंबर, इसमें जो थे वो कौन थे, कुमार सेन, कुमार का नाम एग्जाम में आते, पहले ईसी कौन थे, तो कुमार सेन साहब थे, कुमार सेन। अब पहली वुमेन सीईसी कौन थी, पहली लेडी कौन, फर्स्ट पहली वुमेन, काफी बार आ चुके हैं, कुमार सेन वाला काफी बार आ चुका है, ठीक है। पहली वुमेन कौन थी, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले एग्जाम में, पहली वुमेन सीईसी कौन है, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर औरतों में कौन बनी है, ठीक है, उसका नाम लिख लीजिए, PS रामा देवी, एस के नाम है। अब आपका होमवर्क ये है छोटा सा, कल आप करके आएगा, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आजकल से कौन चल रहा है इंडिया का सीएम, ये सब नहीं, कल नाम बताना, ठीक है कनिष्का, ये पढ़ गया ना, अभी कौन है चीफ, ठीक है।